Okay, good morning everyone. How are you all? Last क्लास में अपने पास कोई होमवर्क नहीं था, right? I think there was no homework, right? Fine. Okay. ठीक है, तो देखो लास्ट में क्लास में हमने किया क्या था? लास्ट की क्लास में if you remember we went through the story of entropy, right? हमने वो कहानी सुनी थी, याद आ रहा है? फिर हमने ये सीखा था वो कहानी के थ्रू, उस कहानी के माध्यम से हमने ये जानकारी प्राप्त की थी कि यूनिवर्स में एक दिन सब कुछ बिखर जाना है और सबको एक दिन प्लाज्मा में बन जाना है, राइट? वो होता है ना, ये दुनिया तबाह होने वाली है, उस तरह की भविष्यवाणी, राइट? However, this is true in, तो देखो फर्स्ट लॉ जो था, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे अपन ये बात सीखते हैं कि एंट्रोपी जो है ना, मतलब फर्स्ट लॉ में सीखते हैं कि एनर्जी कांस्टेंट है यूनिवर्स की, और सेकेंड लॉ में हम लोग सीखते हैं कि जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो बढ़ती है क्योंकि यूनिवर्स बना ही एक बिग बैंग से है। तो उस केस में यूनिवर्स की एंट्रोपी जब बढ़ती रहेगी तो वो प्रोसेस अपने आप होगा, और वही प्रोसेस होगा जिसके होने के बाद यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़े। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी हमने देखा था फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के अंदर कि डेल्टा एस टोटल, इफ यू रिमेंबर, डेल्टा एस टोटल क्या होता है? टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। यदि हम ऐसा बोलें कि यदि डेल्टा एस टोटल, इफ डेल्टा एस टोटल, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यदि ये डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है तो वो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस और वो इरिवर्सिबल होता है, वापस नहीं आता। तो ये सारी चीजें याद होगी आपको। सिमिलरली यदि डेल्टा एस टोटल 0 है, राइट, यदि डेल्टा एस टोटल 0 है तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल टाइप की प्रोसेस हो जाती है, राइट। एंड इफ डेल्टा एस टोटल इज लेस देन 0 तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो नहीं होता, राइट। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं। अभी तो ये लास्ट क्लास में अपन पढ़ ही चुके थे ये सारी चीजें, आगे की बात करते हैं, राइट। तो सी, आगे हमने ये सीखना है कि सबसे पहले तो एंट्रोपी डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। देखते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है, एंट्रोपी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, राइट। डेल्टा एस 0 रहा, इसका मतलब भावेश जी को समझने की कोशिश करो। डेल्टा एस 0 है इसका मतलब क्या समझ रहे हो? डेल्टा एस 0 है इसका मतलब यूनिवर्स को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, राइट। डेल्टा एस 0 है यानी यूनिवर्स को फर्क पड़ता ही नहीं है। तो जब उस प्रोसेस में यूनिवर्स को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, तुम वापस जा सकते हो कहीं से भी कभी भी और वो कभी खत्म ही नहीं होगा। इज दैट क्लियर? डेल्टा एस टोटल 0 मतलब इट डज नॉट अफेक्ट यूनिवर्स। तो ऑब्वियसली द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बिकॉज बाय रिवर्स करने पे यूनिवर्स के नेचर को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। दूसरी चीज ये भी है कि वो प्रोसेस एक्चुअली में कभी नहीं होता, वो इनफाइनाइट टाइम लगता है उसको खत्म होने में, राइट। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं। बट एंट्रोपी शुड इंक्रीज सो रिएक्शन शुड नॉट अकर। क्या बोलना चाह रहे हो यार? अनम्यूट करो और बोलो। बोलो। हेलो हाँ, सर, यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए ना। हम्म। तो अगर एंट्रोपी जीरो, डेल्टा एस जीरो रहेगा तो रिएक्शन होनी नहीं चाहिए। डेल्टा एस टोटल यदि 0 है इसका मतलब क्या है? कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो होता कहाँ है? उसको तो इनफाइनाइट टाइम में लगता है ना खत्म होने में। एक रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक अच्छा। होता है। हाँ मैंने एक सर। बात करी थी, याद करो।
बॉम्बे टू गोवा जा रहे थे, बट एक्चुअली में हम बॉम्बे पे ही थे, हम कहीं जा ही नहीं रहे थे, हमें तो मामू बनाया जा रहा था, गोवा भेज रहे हैं ऐसा बोल के, राइट? ओके, सो शुड वी मूव अहेड ना, आगे बढ़ सकते हैं? ओके, तो अभी देखो एंट्रोपी डिस्ट्रीब्यूशन किसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे? चलो नहीं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क? जो नहीं होता है उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, जिसके केस में डेल्टा इज टोटल इन रिवर्स की डेल्टा इज जीरो को नॉन स्पॉन्टेनियस थोड़ी बोलेंगे, उसको रिवर्सिबल बोलेंगे, उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। दैट इज नॉट नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट इज एट इक्विलिब्रियम। देखो एंट्रोपी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, एंट्रोपी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ entropy distribution in case of reversible and irreversible process। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होता है। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर डेल्टा एस टोटल जीरो है, राइट? तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो होना चाहिए, यही है ना मतलब इसका। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो अब एक बात बताओ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग, या फिर हम ऐसा लिखें मॉड डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू मॉड डेल्टा एस सराउंडिंग, तो सही होगा क्या? मॉड डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू मॉड डेल्टा एस सराउंडिंग, यानी सिस्टम की, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंट्रोपी या फिर सिमेट्रिकल एंट्रोपी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है इसका, जितना एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ रही है उतनी सराउंडिंग की कम भी हो जा रही है और वाइस वर्सा है। मॉड इसलिए लिया क्योंकि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है? माइनस साइन आया ना, एक जैसे +2 है तो दूसरा -2 होगा। तो अब सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी तो सराउंडिंग की ऑलवेज घटेगी, ये समझना, ठीक है? क्योंकि ऑलवेज अपोजिट रहता है ना इस केस में, ठीक है? एवरीबॉडी क्लियर है? तो इसको लिख लीजिए पहले, तो आगे बात करते हैं। रिटन एवरीवन? ओके ठीक है, रिटन। ऊपर स्क्रॉल करूं क्या यहाँ पे? ये तो लास्ट क्लास का पढ़ा हुआ है ना, विश्वराज। दिस इज समथिंग व्हिच वाज डन इन द लास्ट क्लास। ठीक है, लिखो फिर। डन? नाउ डन? ये वाला लिख लिया सबने? ओके, तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि एंट्रोपी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, इसका मतलब क्या है? एवरीबॉडी, एंट्रोपी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, इसका मतलब ये है
कि मान लो तुम एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी की तरफ जाते हो, तो इंट्रोपी सिस्टम का यदि बढ़ेगा तो सराउंडिंग का कम होगा, बट वो इस तरह से चेंज होता है कि डेल्टा एस टोटल हर पॉइंट पे 0 होता है, ठीक है। डेल्टा एस टोटल हर पॉइंट पे 0 होता है, इसीलिए सिमेट्रिकल इंट्रोपी डिस्ट्रीब्यूशन है, तुम किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे जा सकते हो। इज दैट क्लियर? जैसे इस केस में +2 हो रहा है सिस्टम का, तो सराउंडिंग का यहाँ -2 होगा, यहाँ +3 हो रहा है तो यहाँ पे -3 होगा। तो ये तो थ्योरेटिकली डिफाइंड टर्म है ना। रिवर्सिबल एक्चुअली में प्रोसेस होता है क्या? देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस आर थ्योरेटिकल, राइट? दे एक्चुअली डू नॉट हैपन। वो तो एक थ्योरेटिकल अजम्पशन है जिसको हम यूज करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। आई थिंक इट इज क्लियर। तो अब एक्चुअली में जो होता है वो कैसा होता है बताओ? द प्रोसेसेस व्हिच एक्चुअली टेक प्लेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, राइट? इंट्रोपी कम कैसे होगा सराउंडिंग का? सराउंडिंग का इंट्रोपी कैसे कम होगा? मान लो कोई चीज ठंडी, ये गर्म हो रही है, ठीक है। मान लो कोई ठंडी चीज आइस रख दी तुमने रूम के अंदर, तो आइस पिघलेगी, राइट? एवरीबॉडी, आइस पिघल जाएगी, राइट? तो आइस हीट कहां से लेगी बताओ? आइस कहां से हीट ले रही है? सराउंडिंग से। तो अब सिस्टम के अंदर हीट आ गई तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई, और सराउंडिंग से हीट निकल गई तो सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होगी? एवरीबॉडी, सराउंडिंग की एंट्रोपी कम होगी। बट ये प्रोसेस अपने आप इसलिए होगा क्योंकि इस प्रोसेस के होने के बाद ओवरऑल एंट्रोपी पूरे यूनिवर्स की, जो कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग का एक कंबाइंड फॉर्म है ना, वो बढ़ जाएगी। देखो, जब हम सिस्टम और जब हम देखो, हमने बात यूनिवर्स की थी, हमने सिस्टम सराउंडिंग के टर्म्स में बात करना अभी स्टार्ट किया है, याद आ रहा है? हमने बात करी थी कि वो प्रोसेस अपने आप होता है जिसके होने के बाद यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी यूनिवर्स इंक्लूड सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग। इज दैट क्लियर? ओके, सो श्रेयस, आई होप इट इज क्लियर, राइट? अभी मैथमेटिकल रिलेशन में देखने वाले हैं, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, विल सी। आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। देखो, इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में जरा समझते हैं सबसे पहले डेल्टा एस टोटल क्या होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होता है, राइट? यानी सिस्टम की इंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग की इंट्रोपी चेंज मिला करके इट इज ग्रेटर देन 0। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा एस सिस्टम जो होता है, इट इज माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग, लेकिन सॉरी, माइनस नहीं, ग्रेटर होगा ये। तो यहाँ पे भी चेंजेस जो हैं वो इक्वल नहीं है, राइट? यहाँ पे मॉड डेल्टा एस सिस्टम और मॉड डेल्टा एस सराउंडिंग ये सेम नहीं है, राइट? तो जैसे एक का चेंज हो गया, जैसे ये मान लो +3 है तो ये होगा -2, ताकि ओवरऑल ग्रेटर देन 0 हो जाए, कुछ इस तरह का होगा, राइट? एक +3 है, दूसरा -2 होगा। तो इसमें क्या है, देयर इज अ डायरेक्शन, यहाँ पर एक नेट डायरेक्शन मिल जाता है, देयर इज अ नेट डायरेक्शन इन विच डेल्टा एस टी इज इंक्रीजिंग, और उस तरफ प्रोसेस जाता है। ये समझ में आया? एक नेट डायरेक्शन मिलता है जहां पे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है और उस तरफ जाता है सिस्टम, तो उस तरफ स्पॉन्टेनियस हो जाता है। ये समझ में आया या नहीं आया? जैसे आइस को मेल्ट करने वाली बात कर लेते हैं, जैसे कि अपने पास एक आइस क्यूब है जिसको अपन रूम में रख देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, इन दिस प्रोसेस आइस विल मेल्ट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आइस विल मेल्ट। आइस ऑब्वियसली मेल्ट करेगा, लेकिन हो रहा है क्या, सराउंडिंग एंट्रोपी कम हो रही है और आइस की बढ़ रही है, तो ये प्रोसेस फिर भी अपने आप हो रहा है, राइट? ये प्रोसेस तो फिर भी अपने आप हो रहा है। क्यों हो रहा है? सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है बट सराउंडिंग की तो कम हो रही है ना। ये इसलिए हो रही है क्योंकि इसके होने के बाद नेट यानी ओवरऑल एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ रही है। हमने यही पढ़ा था ना कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। तो अब यूनिवर्स की एंट्रोपी में तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों आ जाएंगे ना। अब हीट जहां पे जाएगा, जरा समझने की कोशिश करो, जहां पे हीट पहुंचेगा वहां एंट्रोपी बढ़ेगी और जहां से हीट निकलेगा वहां पे एंट्रोपी कम होगी। आई होप इट इज क्लियर।
तो अब सिस्टम के अंदर हीट पहुंचा है, जैसे आइस अपन मेल्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई और सराउंडिंग से हीट निकली है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी कम हो गई। बट यहाँ पर जो चेंजेस है वो असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल इन द सेंस एक +3 है तो दूसरा -2 होगा। ओवरऑल एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़नी चाहिए एंड दैट इज द रीजन व्हाई। देखो आइस कीप्स ऑन मेल्टिंग, आइस कीप्स ऑन मेल्टिंग, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती ही जाती है, इसलिए आइस मेल्ट होता जाता है। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, तो इसका मतलब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से तो बता सकते हैं ना कि आइस मेल्ट कर रहा है अपने आप, यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, और यानी सिस्टम की ज्यादा बढ़ रही है और सराउंडिंग की कम घट रही है, राइट? डन? बोलो श्रेयस, क्या डाउट है? यू वांट मी टू अनम्यूट यू? ठीक है सिद्धेश, आई कम टू यू, डोंट वरी। ठीक है, बोलो। सर इसमें जो हमने बोला कि सिस्टम सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा है सराउंडिंग से, चेंज चेंज हाँ, चेंज ज्यादा है, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा एंट्रोपी वो कहाँ से आएगी? एक्स्ट्रा एंट्रोपी कहाँ से आई? मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, एनर्जी कहाँ से आई ये बोलना चाह रहे हो, एंट्रोपी कहाँ से आई? हाँ हाँ, मतलब एनर्जी कहाँ से आई उसके लिए, एनर्जी मतलब तो कांस्टेंट ही है ना। अब जैसे मान लो पूरे मतलब तुम्हारा एक कमरा है जिसके अंदर तुमने आइस क्यूब रखा हुआ है, तो हीट लॉस कहाँ से होगा? जिसके जैसे मान लो तुमने डेस्क पे रखा है तो हीट लॉस तो प्राइमरीली डेस्क से होगा और एटमॉस्फेयर से कम हो, राइट? हाँ, तो अब हीट लॉस प्राइमरीली तुम्हारे डेस्क से हो रहा है, तो एनर्जी कांस्टेंट है, जितनी एनर्जी एटमॉस्फेयर लूज कर रही है उतनी ही एनर्जी आइस गेन कर रहा है। तो फिर वो रिवर्सिबल हो गया ना? नहीं नहीं, एनर्जी बराबर है, एंट्रोपी बराबर नहीं है, बट वो एनर्जी गेन करके आइस क्यूब में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काफी ज्यादा चेंज हो जा रहा है और वो मेल्ट हो जा रहा है। तो ओवरऑल प्रोसेस के होने के बाद तुम्हें नहीं लगता है रूम में आइस क्यूब जब था और रूम दूसरे केस में जब आइस क्यूब पिघल गया तो रैंडमनेस किस स्टेट में जाता है? जब इसमें आइस पिघल गया उस वाले स्टेट में ना। हाँ देखो रिवर्सिबल। ये चीजें मैथमेटिकली तुम सोच रहे हो तो ज्यादा क्लियर तब होंगी जब हम मैथमेटिकली इसको एंट्रोपी को डिराइव करेंगे कि क्या होता है, निकालते कैसे हैं अलग अलग प्रोसेस के अंदर, ठीक है? अभी जो हमने समझे। क्वालिटेटिव सेंस में पढ़ा है उसके हिसाब से तुमको ये समझा रहा हूँ मैं कि आइस जब पिघल गया, ठीक है, तो उस केस में रूम के अंदर ऑब्वियसली पार्टिकल्स ज्यादा डिस्पर्स्ड स्टेट में है ना हाँ पिघलने हाँ के बाद, समझे। तो ऑब्वियसली एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ रही है। और इनफैक्ट उतना ही नहीं, आइस जब तुम्हारा पिघल के पानी बन जाएगा उसके बाद वो वाटर एवापोरेट करना चालू हो जाएगा, है कि हाँ नहीं? सर समझे, समझा सर। डिडंट गेट द मीनिंग। सिद्धेश क्या बोल रहे हो, डिडंट गेट द मीनिंग ऑफ लास्ट स्टेटमेंट नेट डायरेक्शन वाली? सिद्धेश, नेट डायरेक्शन वाली बात वही है जैसे अपन आइस क्यूब वाली एग्जांपल जो ले रहे थे उसकी बात करें अभी, तो आइस क्यूब मेल्ट करने वाली डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस है ना, या फिर जो अपने आप हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस ही होगा। ऐसा दोनों तरीके से सोच सकते हो। जो तुम ऑब्जर्वेशन देख रहे हो वो अपने आप इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। दोनों चीज एक दूसरे के फेवर में ही, मतलब कोई चीज हो रही है अपने आप इसका मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। तो नेट डायरेक्शन उसी की बात कर रहे हैं जो स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन। ओके गाइस, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? ओके फाइन। देखो अभी तक हम लोग इसमें मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे नहीं गए हैं कि एंट्रोपी निकालते कैसे हैं, ठीक है? अभी तक हम क्वालिटेटिव टर्म्स में ही बात कर रहे हैं, तो करेंगे, वी विल जस्ट डू दैट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी।
इंट्रोपी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बताओ इंट्रोपी इंटेंसिव क्वांटिटी होगी या एक्सटेंसिव क्वांटिटी? एवरीबॉडी, विल इट बी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? व्हाट डू यू थिंक? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव क्यों होगा? क्योंकि रैंडमनेस ज्यादा पार्टिकल्स में ज्यादा होंगे ना। इट इज एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी। राइट, यदि रैंडमनेस डिसऑर्डर पार्टिकल्स अपने पास ज्यादा है तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अच्छा ये बताओ, ये स्टेट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन? एवरीबॉडी, ये स्टेट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन? सी इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन कैसे है? वी विल डिराइव दिस आल्सो। मैथमेटिकली जब हम लिखेंगे ना तो उसके बाद हम डिराइव भी कर लेंगे, डोंट वरी। हम डिराइव भी करके बताएंगे कि कैसे स्टेट फंक्शन। साइक्लिक इंटीग्रल इसका 0 होगा चेंज का, विल डिराइव इट आल्सो। बट हम लोग एक बार मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, उसके बाद चीजें देखेंगे। देखो अभी मैं ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे मान लो तुमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, जैसे बर्फ को पानी में कन्वर्ट किया, फिर उस लिक्विड को तुमने फाइनली गैस में कन्वर्ट कर दिया। एक दो स्टेप में गए तुम, स्टेप 1 स्टेप 2। दूसरे केस में तुमने डायरेक्टली सॉलिड को इतना हीट किया कि गैस बन गया। तो दोनों केस में यदि इसका इंट्रोपी S1 है, इसका इंट्रोपी S2 है और इसका इंट्रोपी S3 है, तो तुम्हें नहीं लगता दोनों पाथ में चेंज जो है वो सेम ही होगा? यानी S3 माइनस S1 विल बी सेम इन बोथ द पाथ। रैंडमनेस ओवरऑल तो चेंज जो आएगा वो तो सेम होगा, इट विल बी रिगार्डलेस ऑफ द पाथ फॉलोड, राइट? सो ऑब्वियसली इट इज अ स्टेट फंक्शन and an extensive quantity. Done everyone? Okay, so write it down. Okay, fine. अच्छा, चेंज इन एंट्रोपी। देखो चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी कैन, या ऐसा लिखता हूं, इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा S और ds। ठीक है बेटी? चेंज इन एंट्रोपी जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा S और ds। ये तो अपन जानते हैं, पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में। अच्छा, एंट्रोपी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन कैसे निकालेंगे? यदि अपन बात करते हैं एंट्रोपी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, AA प्लस BB फॉर्म CC प्लस DD। ठीक है, एक रिएक्शन है। तो अब क्या होगा, एंट्रोपी कैसे निकालोगे? दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मान लो तुम्हारे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो एंट्रोपी तो स्टेट फंक्शन है ना। तो डेल्टा S रिएक्शन का यदि हमें लिखना है, डेल्टा S रिएक्शन, तो कैन वी राइट समेशन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अरे जैसे ये x1 होता है, ये x2 होता, तो x2 माइनस x1 करते, तो यहाँ sp माइनस sr करेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं C इंटू SC प्लस D इंटू SD माइनस A इंटू SA माइनस B इंटू SB। यहाँ पे SA SB SC SD क्या है? SA SB SC SD, they are molar entropies, molar entropies of A B C and D, of A B C and D।
Done everyone? ये ग्राफ कैसे हुआ? एक्चुअली कल्पेश, इंट्रोपी अपन निकालते हैं चेंज, POR इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। POR तो हम लोग कई बार लिखते आए हैं ना, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस किसका? रिएक्शन का। अरे जैसे तुम एक पॉइंट ए से बी पे जाते, तुम x लिखते, तुम चेंज क्या लिखते? x2 माइनस x1 ना, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। तो लाइक वाइज यदि एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें a से b बन रहा है या फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो अपन उस केस में चेंज कैसे निकालेंगे? टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन ओवर हियर आल्सो। क्लियर? Everybody written or not? Okay, Vishwaraj, you can write down then. नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं है ना। और नीचे स्क्रॉल करो। ओके फाइन, तो आपको ये इस बात तो समझ में आ ही गया होगी कि एंट्रोपी निकालते कैसे हैं एक रिएक्शन के अंदर खास करके। अब देखो आगे की बात कर लेते हैं हम। तो यहां तक तो किसी को डाउट है क्या? ठीक है। अब ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी? एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी, कैन वी से दैट? देखो हीलियम का एंट्रोपी, H2 का एंट्रोपी, तुम्हारे पास O3 है उसका एंट्रोपी, SO2 का एंट्रोपी, SO3 का एंट्रोपी, यदि ये गैसेस फेज में है तो ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ती हुई है ना, जा रही है इनकी। ये समझ में आ रहा है? एंट्रोपी और फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली। ठीक है। अब देखो हीलियम में एक ही मॉलिक्यूल है तो रैंडमनेस इसमें थोड़ा कम होगा। दो मॉलिक्यूल है तो ऐसा भी समझ सकते हो, एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रैंडमनेस भी ज्यादा होगी, राइट? तो एंट्रोपी फिजिकल स्टेट पे तो डिपेंड करता ही है और एटॉमिसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ इंक्रीजिंग एंट्रोपी हम बता सकते हैं। और फिजिकल स्टेट की बात करें तो तुम्हें पता ही है सॉलिड का है सबसे कम, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर प्लाज्मा। Everybody, is that clear? This is the trend of increasing entropy.
एटॉमिसिटी का फिर से एक्सप्लेन करूं। सी एक्चुअली में क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे, राइट, जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कोलिजन्स होने के चांसेस तो ज्यादा ही होंगे ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? So that is how we are explaining these things. अब आगे बढ़ सकते हैं। ओके अच्छा, मान लो कोई तुम्हारे पास इस तरह का रिएक्शन है, जैसे मान लो तुम्हारे पास रिएक्शन क्या है, H2O लिक्विड कन्वर्ट होता है H2O गैस, तो इस रिएक्शन की डेल्टा एस पॉजिटिव होगी ना एवरीबॉडी, इस रिएक्शन की डेल्टा एस पॉजिटिव होगी। अब जैसे मान लो तुम्हें इस तरह से दे दिया गया A2 लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू A2 गैस, तो इसका भी एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। अब मान लो कैसा है कुछ, A सॉलिड गिव्स B गैस, तो इसका भी एंट्रोपी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मान लो तुम्हें कुछ ऐसा दे दिया, A लिक्विड प्लस B लिक्विड गिव्स C लिक्विड प्लस D गैस, तो इसका एंट्रोपी क्या होगा, इसका भी एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। और यदि तुम्हें चेंज की बात कर रहे हैं और मान लो ऐसा दिया है A सॉलिड से, नहीं ऐसा करते हैं, A लिक्विड से A सॉलिड, तो इसका एंट्रोपी क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। तो इस तरह की चीजें तो अपन पहचान सकते हैं ना कि चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालेंगे। Everybody, is that clear? Okay, write it down then. सी में डिपेंड करता है ऑन एटॉमिसिटी। हाँ देखो, सी में ऑब्वियसली एटॉमिसिटी पे डिपेंड करेगा। सी किसकी बात कर रहे हो, भवेश का? मतलब दोनों गैस होंगे तब ना, दोनों गैस होंगे तब तुम देखोगे ना एटॉमिसिटी। मतलब एक सेकंड तो अनम्यूट ही कर देता हूँ, बताओ तुम। अनम्यूट तो हो तुम, यू आर अलाउड टू अनम्यूट योरसेल्फ। बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, अगर ए टू बी जा रहा है और बी की एटॉमिसिटी ज्यादा है तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। उसमें मोल्स भी देखने पड़ेंगे ना। जैसे मान लो A टू B जा रहा है, ये लिख लिया है क्या, जैसे मान लो O2 से O3 जा रहा है, तो तुम देखो ना इसके कितने मोल्स लग रहे हैं, तो इसका मोलर एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, SO3 माइनस 3/2 SO2। एटॉमिसिटी भी देखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसलिए उस केस में डायरेक्टली नहीं बोल सकते, वो एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा कि वैल्यूज क्या है उनकी। एवरीबॉडी डन? ओके। ठीक है, तो अब देखो एंट्रोपी की बात हम लोग यहां तक कर चुके हैं, यहां तक किसी को डाउट होनी चाहिए। फॉर द सेम एलिमेंट entropies can be different for different entropy can be different for different allotropes as well. देखो अलग अलग एलोट्रोप्स के लिए एंट्रोपी अलग हो सकती है क्या? लास्ट स्लाइड। फोर्थ रिएक्शन क्या है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, इसकी बात कर रहे हो क्या? फोर्थ रिएक्शन सिद्धेश किसकी बात कर रहे हो? फोर्थ तो ये हो गया। तो इसमें क्या है, चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालते हो? चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस फॉर केमिकल रिएक्शन कैसे निकालोगे? SP समेशन माइनस SR, तो एक मोल तुम्हारा O3 है और ये 3/2 है,
राइट साइड क्या इसकी बात कर रहे हो? अरे भाई तुम अनम्यूट करके बोलो ना। अब क्या तुम 4 नंबर बोल रहे हो, अभी 3 की बात कर रहे हो इसके ऊपर, या इसकी बात कर रहे हो? So I'm talking about the right side first one. Can you name the reaction? A That liquid one plus. you took. That one. Okay. So in this case, A liquid plus B liquid gives C liquid plus D gas. तो अब देखो एक स्टेट तो लिक्विड से, मतलब यहाँ पर 2 मोल लिक्विड थे, यहाँ 1 मोल लिक्विड और 1 मोल गैस है, तो ऑब्वियसली इस केस में एंट्रोपी ज्यादा होगी ना, टोटल एंट्रोपी प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो वैसे हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव होगा रिएक्शन का ओवरऑल एंट्रोपी चेंज। Clear everybody? Okay. या तो अभी इस पॉइंट पे आ जाता है, फॉर द सेम फिजिकल स्टेट, है ना, फॉर द सेम, या फिर फॉर द सेम एलिमेंट भी लिख सकते हैं, फॉर द सेम एलिमेंट एंट्रोपी कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलोट्रोप्स। जैसे देखो डायमंड और ग्रेफाइट की एंट्रोपी तुम्हें लगता है सेम होगी? एवरीबॉडी, डायमंड और ग्रेफाइट की एंट्रोपी सेम होगी? ग्रेफाइट का स्लिपरी लेयर होता है, राइट, हनी कॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका, एंड इट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये तुमने पढ़ा होगा, और ये इसके नीचे इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, और डायमंड का क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होता है, राइट, डायमंड हैज अ वेल डिफाइंड क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। तो जरा इस चीज को अपन समझें यदि, तो यहाँ डायमंड और ग्रेफाइट है, तो एंट्रोपी ऑब्वियसली ग्रेफाइट के अंदर ज्यादा है, एवरीबॉडी, एंट्रोपी ग्रेफाइट के अंदर ज्यादा है या डायमंड के अंदर? ग्रेफाइट के अंदर ना। अच्छा एक बात बताओ, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल ज्यादा कौन होगा, जिसकी एंट्रोपी ज्यादा है या जिसकी एंट्रोपी कम है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी एंट्रोपी ज्यादा है या जिसकी एंट्रोपी कम है? जिसकी एंट्रोपी कम है वो ज्यादा स्टेबल, या जिसकी एंट्रोपी ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल? ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कम एंट्रोपी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, एक्चुअली में जो जिसकी एंट्रोपी ज्यादा है ना वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये पहले लिख लीजिए आप, मैं समझाता हूँ कैसे। Done everyone, written? I will talk about it, Siddesh, don't worry, just write it down. Okay, done, written? Okay, so see, there are certain things we need to understand. पहली चीज तो ये कि layer 1 है ये, and this is layer 2. ग्रेफाइट के केस में क्या होता है, these layers can slide over each other, that is why it is slippery. It is also used as a lubricant, पता है ना आपको ये बात? ये जो layers होते हैं, they are connected by van der Waals forces, and because of this, graphite थोड़ा slippery होता है, layer slide कर सकता है। डायमंड के केस में ऐसा नहीं है, डायमंड के केस में द पार्टिकल्स आर रिजिड, दे आर नॉट मूवेबल, वो एक जगह पे रहते हैं, तो ओवरऑल मूवमेंट ज्यादा कहाँ दिख रहा है आपको? ओवरऑल
ज्यादा पॉसिबल मूवमेंट्स आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं? टेल मी। ग्रेफाइट में। सो वेयर डू यू थिंक इज मोर रैंडमनेस और मोर डिसऑर्डर? Obviously graphite में. So I hope you have understood why have I said that the entropy of graphite will be higher as compared to that of diamond, right? I hope ये बात तो आप समझ चुके होंगे कि like why are we saying like this कि entropy graphite की ज्यादा होगी और diamond की कम होगी. I hope it is very much clear to you guys. Fine. Now the question is, अब ये सवाल उठता है कि ज्यादा entropy वाले को same हम क्यों बोल रहे हैं ज्यादा stable? कुछ समझ में आ रहा है? ज्यादा एंट्रोपी वाले को हम स्टेबल ज्यादा क्यों बता रहे हैं? एनी आइडिया? सी देखो, द फॉर्म विथ हायर इन जस्ट a minute. With higher entropy will be more stable. जिसकी एंट्रोपी ज्यादा है ना वो ज्यादा स्टेबल होगा. वो कैसे बोल रहे हैं? अब जरा खुद सोचो, हमने तो यही पढ़ा है ना कि जो रैंडमनेस यूनिवर्स की बढ़नी चाहिए, तो जिसकी ज्यादा रैंडमनेस है वो ज्यादा स्टेबल है. अबंडेंस भी बताया था कि एंट्रोपी के हिसाब से ही होता है. प्लाज्मा में सबसे ज्यादा एंट्रोपी है तो सबसे ज्यादा प्लाज्मा मिलता है. फिर गैस में सबसे ज्यादा एंट्रोपी है तो गैस उसके बाद नेक्स्ट आता है. फिर नेक्स्ट लिक्विड आता है. और जिसकी सबसे कम एंट्रोपी है सॉलिड, वो तो रेयरली अर्थ के सिर्फ क्रस्ट पे ही होता है. ओके. डायमंड ज्यादा स्टेबल होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अच्छा ये बताओ, डायमंड और ग्रेफाइट में ज्यादा स्टेबल क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज मोर स्टेबल? ग्रेफाइट. ऑब्वियसली डायमंड स्टेबल नहीं होता है माय डियर. आपको ये गलत फहमी है कि डायमंड इज मोर स्टेबल. इनफैक्ट डायमंड जो है वो अपने आप ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है कुछ करोड़ों साल के अंदर. ठीक है, डायमंड जो है कुछ करोड़ साल के अंदर अपने आप ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. बट हम लोग बोलते हैं डायमंड इज फॉर एवर, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है ना 50-60 साल 70 साल उससे ज्यादा नहीं होती. बट ये प्रोसेस कन्वर्जन का करोड़ों साल लगते हैं. डायमंड से ज्यादा स्टेबल है ग्रेफाइट. अच्छा खुद सोचो, कोयला जो होता है वो ज्यादा मिलेगा आसानी से या फिर डायमंड, हीरा? व्हाट डू यू थिंक इज मोर कॉमन? ज्यादा कौन मिलता है? कोयला. तो ऑब्वियसली इसकी एंट्रोपी तो ऐसे ही ज्यादा हुई. जिसकी अबंडेंस ज्यादा है उसका एंट्रोपी ज्यादा है. तुमको एंट्रोपी दिख भी रहा है ग्रेफाइट का ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा आसानी से मिलता है. इनफैक्ट हीरा ढूंढना मुश्किल होता है. हीरा बनाने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर करना पड़ता है और अलग से कंडीशंस बनाए जाते हैं तब जाके कहीं डायमंड बनता है. और वो डायमंड भी स्टेबल नहीं होता. वो डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन ये थर्मोडायनेमिकली, ये जो रिएक्शन है वो थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस है. बट ये जो प्रोसेस है इसमें टाइम बहुत लगता है. It takes millions of years, in fact crores of years for diamond to be converted into graphite. And since this time frame is much more than our life, ठीक है, इसलिए बोलते हैं diamond is for ever, right? हाँ, तो डायमंड कम रैंडम है, so that is why it is less stable. जो कम रैंडम है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से वो ज्यादा स्टेबल थोड़ी हुआ, कम स्टेबल हुआ ना. वो कम मतलब एंट्रोपी कम है तो ऑब्वियसली एंट्रोपी तो बढ़ना चाहिए ना हमें. इसकी एंट्रोपी लेस है. श्रेयस तुम्हें अब क्या डाउट है? इसकी एंट्रोपी लेस है, इसकी बात तो हम कर ही चुके हैं. और इसकी एंट्रोपी हाई है, हम तो बात कर ही चुके हैं. क्यों डायमंड स्टेबल होना चाहिए? कैन यू गिव मी वन रीजन व्हाई डायमंड शुड बी स्टेबल देन ग्रेफाइट? किस बेसिस पे तुम बोल रहे हो कि डायमंड को स्टेबल होना चाहिए? स्टेबल स्ट्रक्चर से स्टेबल उस पॉइंट के लिए होता है. थर्मोडायनेमिक्स इज अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल यू. स्टेबल स्ट्रक्चर से क्या हुआ? मतलब जीआर भी डायमंड, ग्रेफाइट भी डायमंड के जैसा कुछ कुछ और है. क्या बोलना चाह रहे हो यार? Because you are not writing either in Hindi or English and they are abbreviating some of the words, so it's difficult for me to figure out what exactly are you trying to tell.
बोल दो, इससे अच्छा, you can unmute yourself and speak up. बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। तुम लोग डायमंड को ज्यादा स्टेबल घोषित करना चाह रहे हो, राइट? अरे पूछो ना, यू कैन स्पीक अप, डोंट वेस्ट टाइम, बोलो, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। किसकी एंट्रोपी ज्यादा है बताया तो, फिजिकल स्टेट देखो, ओवरऑल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखो, उसके बेसिस पे बताते हैं ना अपन। थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा एक बात बताओ, बेसिकली जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है ना, स्टेबिलिटी तो डिपेंड करता है कि ओवरऑल केमिकल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है या नहीं है, वो सारी चीजों पे केमिकल बॉन्डिंग में तुमने स्टेबिलिटी पढ़ा है। और वो केमिकल बॉन्डिंग में स्टेबिलिटी कितने दिन के लिए पढ़ते हैं, वो तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए डिफाइन करता है ना। यहाँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वाइडर सेंस, हम लोग बात कर रहे हैं सिंस यूनिवर्स ओरिजिनेटेड एंड हाउ थिंग्स विल प्रोसीड, so we have a greater perspective. डायमंड की एंट्रोपी इसलिए कम है बिकॉज रैंडमनेस कम है, ठीक है। और जो केमिकल बॉन्डिंग में तुम स्टेबिलिटी पढ़ते हो, वो ओवरऑल एनर्जी डेल्टा इसके टर्म्स में बताता है, यदि स्टेबल है यानी एनर्जी कम होगा, यही है ना कंसेप्ट। यहाँ पर तो हम टोटल, यहाँ पर तो हम डेल्टा एच वाला कॉन्सेप्ट ही फेंक देते हैं। यहाँ हम बोलते हैं कि भैया एनर्जी का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लॉन्गर टर्म में वो सही नहीं है, मेन कंसेप्ट है स्टेबिलिटी का एंट्रोपी, उसकी बात हम ऑलवेज कर चुके हैं ना। तो जो केमिकल बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी अपन बताते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, right? And this is not the absolute criteria to define spontaneity or stability, right? So we have already talked about it. अभी क्या डाउट है, you can tell me. ओके आगे बढ़ें। ओके फाइन। तो अभी देखो क्या है, these are the things that we have just learned. आगे अब देखो, कोई चीज अपने आप होती है तो इसके उसका रीजन क्या, एंट्रोपी होता है। every spontaneous change takes place when delta st greater than 0. केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़ा है वो हर केस में वैलिड होता है ऑब्वियसली, बट वो एनर्जी के टर्म्स में बात करता है, राइट? जो तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है वो एनर्जी के टर्म्स में बात करता है, और एनर्जी इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स टू डिफाइन स्टेबिलिटी, और वहां पे हम एंट्रोपी कंसीडर नहीं करते। इज दैट क्लियर? वो गलत नहीं है। एंट्रोपी के टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि देखो, जैसे हम डायमंड और ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, तो डायमंड भी तुम्हारे पास जो स्टेबल है, ऐसा तो नहीं है कि उसकी मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है। इफ यू आर वेयरिंग डायमंड नेकलेस, तो आर यू वरीड कि ये स्टेबल ही नहीं है? वो स्टेबल तो है ना। बट जब हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन पर्टिकुलर, वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल ट्रेंड व्हिच इज बीइंग फॉलोड इन यूनिवर्स, कि कुछ आने वाले समय में करोड़ों साल के बाद क्या होने वाला है। हम तो एक लॉन्गर सेंस की बात कर रहे हैं ना। अब जैसे केमिकल बॉन्डिंग में तुमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल स्टेबल है, लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो स्टेबल है। लेकिन जब वो मॉलिक्यूल रहेगा, गलत कुछ नहीं है, सब अपनी जगह पे सही है, गलत कहाँ हमने किसी को बोला है। हर चीज का अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। हम तो यहाँ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि चीजें होती क्यों हैं। तुम ज्यादा सोच के कंफ्यूज हो रहे हो और कुछ नहीं। आगे बढ़ सकते हैं। Every spontaneous change takes place when delta is greater than 0.
टाइम फ्रेम जैसे देखें तो एंट्रोपी नहीं, ऐसा देखो टाइम फ्रेम की बात तो थर्मोडायनेमिक्स में नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा एस टी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और तुम श्रेयस थोड़ा सा ज्यादा सोचना चालू कर देते हो अभी चीजों के बारे में। देखो एंट्रोपी के अंदर हम डेल्टा एच भी लेके आएंगे, ठीक है। मैथमेटिकली हमने किसी तरह से बात करी नहीं है, मैंने बस तुम्हें एक पॉइंट बोला है अब तक कि जो तुमने केमिकल बॉन्डिंग में बात किया है दैट इज रिलेटेड टू एच। यहाँ पे सारी चीजें रिलेट हो जाएंगी, एच आ जाएगा एस के साथ। मैथमेटिकली हमने इसको पुटअप किया नहीं, तो रुको अभी जितना बताया जा रहा है उतना समझो। अभी कंसेप्ट खत्म होगा तब तुम्हारा वाइडर पिक्चर चलेगा। जब मूवी चालू होता है ना तो बहुत सारे कैरेक्टर्स मिस्टीरियस रहते हैं इनिशियली, राइट। तुमने कई बार ऐसी मूवीज देखी होंगी जिसमें कैरेक्टर लास्ट में एकदम जाके डिफाइन होता है, कई बार तो दूसरे पार्ट में डिफाइन होता है, राइट, या तीसरे पार्ट में भी हो सकता है। तो डोंट डेवलप अ पिक्चर, कुछ सभी कहानी मत बनाओ कि ऐसा है ये ऐसा है। हो सकता है पहले वाला सीन में जो आदमी विलन की तरह काम कर रहा था एक्चुअली में वही हीरो हो, राइट। थिंग्स कैन बी डिफरेंट, फाइन। So can we move ahead now? So what I want you guys to understand is don't develop a picture right now. कोई थ्योरी गलत थी या सही थी उसका जजमेंट हम दे नहीं रहे, राइट। हम तो ये सीख रहे हैं कि ये क्या बता रहे हैं, राइट। तो अभी रुक जाओ, थिंग्स आर हैव नॉट बीन क्लैरिफाइड, अभी सारी चीजें क्लियर हुई नहीं, अभी तो हमने मैथमेटिकली पुट अप किया नहीं है। Okay, so let us come down to this. So every spontaneous change takes place when delta st greater than 0. देखो कोई भी चीज होती है ना तो एंट्रोपी बढ़ने की वजह से ही होती है, ठीक है। ओवरऑल एंट्रोपी यूनिवर्स की ये हम समझते हैं। तो डेल्टा एस टी ग्रेटर देन 0 होगा तभी कोई अपने आप हो रहा है, अदरवाइज वो होगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? से यस और नो? तो अब जैसे पानी में तुमने नमक घुलाया तो नमक क्यों घुलता है, क्या लगता है तुम्हें, क्या रीजन होता होगा? व्हाई इज सॉल्ट सोल्यूबल इन वाटर, कैसे बताएंगे? थर्मोडायनामिक्स के पर्सपेक्टिव से कैसे बताएंगे? तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में यही पढ़ा है ना कि डेल्टा एच सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लेस देन 0 होना चाहिए, एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए तो अपने आप घुलता है। यहाँ पे हम बोलेंगे एंट्रोपी बढ़ना है, ठीक है। थिंग्स कैन बी रिलेटेड। अब यहाँ फिर मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पर नया क्राइटेरिया क्यों बता रहे हैं। यहाँ पे ये बताते हैं कि टोटल एंट्रोपी बढ़ता है। अब देखो क्या है, नमक पानी में क्यों घुलता है? नमक पहले सॉलिड था, पानी में गया, पानी का वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा। अब क्या होगा, ओवरऑल सिस्टम में रैंडमनेस पहले से ज्यादा है या कम है? नमक घुलने लगा पानी में तो ओवरऑल सिस्टम में ज्यादा एंट्रोपी, इसलिए वो घुल रहा है, डिसऑर्डर बढ़ जाता है, राइट। ओके, तो अब एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं है कि ना कि तुम कितना भी नमक डालोगे तो डिसऑर्डर बढ़ता ही रहेगा एवरीबॉडी? तो क्या इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्ट कैन यू डिसॉल्व इट इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर? एक ग्लास पानी लो और उसमें 10 किलो नमक घुला दो, घुल जाएगा क्या? तो अब एक लिमिट भी एंट्रोपी क्या डिफाइन कर सकती है एवरीबॉडी? एक लिमिट क्या एंट्रोपी रैंडमनेस डिफाइन कर सकती है? अच्छा जरा इस चीज को समझते हैं कि ये कैसा हो रहा है। मान लो तुम्हारे पास एक कमरा है, ठीक है, उसमें बेंचेस लगे हुए, मतलब क्लासरूम है, इस तरह से मान लो 4 बेंचेस लगे हैं। एक बेंच पे सपोज 2 बच्चा बैठ सकता है, 2 बच्चे की बैठने की कैपेसिटी है। तो अब मान लो सिर्फ एक बच्चा था तो रैंडमनेस कम होगा ना, बैठने की कैपेसिटी ऐड की है और एक ही आए तो कितने लोगों से बात करेगा? अब 1 से 2 कर रहे हैं तो 1 से 2 में रैंडमनेस बढ़ रहा है, राइट। 2 से 3 कर रहे हैं, 3 में भी रैंडमनेस बढ़ रहा है। 3 से 4 कर रहे हैं, रैंडमनेस बढ़ रहा है। 5 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं। तो तुम्हें नहीं लगता है 8 तक रैंडमनेस बढ़ेगी एवरीबॉडी? तो अब ये सैचुरेटेड हो गया। अब 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 20 बच्चे ठूस दोगे तो इतनी कम जगह इनके बीच में बटेगी कि ये सॉलिड की तरह बिहेव करने लगेंगे। मान लो यहाँ 100 बच्चे ठूस दिए अंदर, तो अब जगह ही नहीं है रैंडमनेस के लिए। या बस में कभी गए हो, इतना भीड़ रहता है कि तुम हिल नहीं पा रहे हो, कभी हैव यू एक्सपीरियंस दिस? बस में या ट्रेन में गए और इतना भीड़ है कि यू आर अनेबल टू मूव, तो यू आर बिहेविंग लाइक, तो वहां पे तो और रैंडमनेस कम हो जाएगा, राइट। तो रैंडमनेस एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही बढ़ता है, और जब तक बढ़ता है तब तक वो घुलता है। समझ में आ रहा है? तो अब सॉल्ट पानी में घुल रहा है नमक, इसके पीछे भी रीजन एंट्रोपी है, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ता है। इज दैट क्लियर? और जब एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगा तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। जिस पॉइंट पे एंट्रोपी मैक्सिमम उस पॉइंट पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो एंट्रोपी इससे भी डिफाइन कर सकते हैं।
ओके, तो जैसे एग्जांपल में बता देता हूं, solubility ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अच्छा, मान लो गैस मिक्स करता है, जैसे मान लो तुमने एक तरफ इधर रखा गैस 1, इधर रखा गैस 2, अब हमने ये यहाँ पर एक स्लिट लगा के खोल दिया, अब गैस मिक्स होंगे, तो अभी अपने आप मिक्स होंगे, मिक्स कराना पड़ेगा। एवरीबॉडी, मिक्सिंग ऑफ गैसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? तो अब तुम्हें लग रहा है कि ये अपने आप क्यों मिक्स होंगे? क्योंकि अब रैंडमनेस ज्यादा है ना, या पहले से कम है? जैसे मान लो इधर 10 बच्चे थे क्लासरूम और इधर 10 बच्चे क्लासरूम थे, दोनों के दरवाजे बंद थे, अब हमने दरवाजा खोल दिया, यानी इधर के बच्चे इधर भी जा सकते हैं, तो ये नए वाले सिस्टम में एंट्रोपी ज्यादा होगा ना, राइट? तो अब एंट्रोपी बढ़ जाएगी, इसलिए अपने आप हो रहा है। इज दैट क्लियर? इनफैक्ट मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स भी सोचोगे ना, जो मिक्सिबल होते हैं, जो घुल सकते हैं, वो भी अपने आप घुलते हैं। रीजन है कि एंट्रोपी बढ़ती है। तो कोई भी चीज यदि अपने आप हो रही है ना, तो उसके पीछे होने का रीजन एंट्रोपी का बढ़ना ही है। डेल्टा एस टोटल जो है, अब डेल्टा एस टोटल के अंदर डेल्टा एच ऑलरेडी है, इट्स जस्ट दैट, श्रेयस जो तुम सोच रहे हो हर जगह डेल्टा एच घुसा रहे हो, इट्स जस्ट दैट हमने उसको मैथमेटिकली भी देखा नहीं। ठीक है? राइट इट डाउन। डन। तो अभी तक एंट्रोपी की कहानी अच्छी लग रही है? ओके, तो सीधा सा जो होगा एंट्रोपी की वजह से ही होगा, और कुछ हो ही नहीं, बस यही भगवान है। एंट्रोपी का अच्छा खासा डेफिनेशन, एंट्रोपी को अच्छा खासा डेफिनेशन यही है, इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे ना। अभी तक तो हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में बात कर रहे थे। देखो अभी तक जो हम लोग बात किए हैं, दे आर ऑल क्वालिटेटिव। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज क्वालिटेटिव। मतलब हमने कुछ मैथमेटिकल बात की नहीं, हमने तुम्हें निकाल के दिखाया नहीं कि एंट्रोपी निकालें कैसे, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें। सो लेट अस सी मैथमेटिकल डेफिनेशन, या फिर जो भी बोला, इंटरप्रिटेशन, कैलकुलेशन, जो भी बोलना चाहो, ऑफ डेल्टा एस। अच्छा, डेल्टा एस निकाल सकते हैं, एस निकाल सकते हैं? बताओ एवरीडी, हम चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे या एंट्रोपी निकाल लेंगे? एवरीडी, we can calculate ds, we can calculate ds। देखो अभी ऐसे समझ सकते हो कि किसी सिस्टम के अंदर रैंडमनेस कितना है, कैसे पता चलेगा? चेंज निकाल सकते हैं ना, जब एक नया फॉर्म हो, पुराना फॉर्म हो, तो स्टेट फंक्शन है, हम चेंज निकाल सकते हैं, बट पुराने फॉर्म में क्या एंट्रोपी था इसकी बात नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन भी हम बता सकते हैं कि हम इसको भी हम डिराइव कर लेंगे, इसको भी बताएंगे मैथमेटिकली कि व्हाई वी कैन नॉट कैलकुलेट एस। We will also talk about it कि हम s क्यों नहीं निकाल सकते, हम ds क्यों निकाल सकते हैं, इसको भी मैथमेटिकली देख लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, हर चीज का एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है अपने पास। ठीक है, तो अब बात ये कर रहे हैं हम कि मैथमेटिकली हम डिफाइन कैसे करें। तो अब इस चीज को समझते हैं। मान लो तुमने एक सिस्टम को हीट दिया, सिस्टम को तुमने क्या किया, हीट दिया, तो अब ये हीट क्या करेगा इस सिस्टम के साथ? आई एम अज्यूमिंग इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क, वर्क की बात हम नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो तुमने एक आयरन ब्लॉक को या किसी भी चीज को हीट दिया, तो अब ये हीट क्या करेगा बताओ? व्हाट डू यू थिंक विल दिस हीट डू? ऑब्वियसली इफ इट इज नॉट डूइंग इट्स वर्क, ऑब्वियसली इट विल रेज इट्स इंटरनल एनर्जी। क्या अभी तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो यही करेगा ना? इफ इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क, देन दिस हीट विल रेज इट्स इंटरनल एनर्जी। आर वी गाइस कन्विंस्ड और नॉट?
तो अब इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। अब अपन जानते हैं कि हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इस बात पे सब लोग कन्विंस्ड होने चाहिए। कुछ लोग हैं जो नहीं है कन्विंस्ड, ठीक है। तो अब इंटरनल एनर्जी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है F/2 ये जो F/2 है ना, यही आपका एंट्रोपी है, यही तो रैंडमनेस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एवरीबॉडी, ये जो F/2 वाला टर्म है, यही तो रैंडमनेस है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो अब जरा सोचो, या तो ये वाला टर्म चेंज हो सकता है, या तो ये वाला टर्म चेंज हो सकता है, या फिर दोनों चेंज हो सकते हैं। यानी तुमने हीट दिया, हीट इनपुट किया, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कांस्टेंट रख करके टेम्परेचर बढ़ा दे, ये पॉसिबल है। या फिर हीट यदि तुमने इनपुट किया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा दे और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दे। और तीसरा क्या है, दोनों बढ़ा दे, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बढ़ा दे, टेम्परेचर भी बढ़ा दे। और कुछ हो सकता है क्या? जितना ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना ज्यादा एंट्रोपी, ऑब्वियसली उतना ज्यादा रैंडमनेस है ना, उतने ज्यादा मेथड से वो कोलाइड करके एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, तो दैट इज एंट्रोपी। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? यदि तुमने सिस्टम को हीट दिया एंड आई एम अज्यूमिंग इट इज नॉट डूइंग वर्क, तो क्या करेगा हीट? यही तीन तरह से हो सकता है ना, एंट्रोपी बढ़ाए और या फिर सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाए, या फिर दोनों बढ़ा दे। इज दैट क्लियर? तो राइट इट डाउन। Written everyone? Done? Okay, fine. अब जरा ये बात समझते हैं कि इंट्रोपी तो स्टेट फंक्शन है ना, तो हम कैसे भी ले जाए कोई फर्क पड़ता है क्या? पॉइंट ए से बी हम पाथ 1 से ले जाएं, ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे भी ले जाएं, राइट? तो अब देखो क्या है, हमें डीएस निकालना है, तो डीएस कैलकुलेशन इज बेस्ट, डीएस कैलकुलेशन इज मोस्ट एक्यूरेट व्हेन टी इज कांस्टेंट। ये समझ में आया? जब तुम हीट दो, ठीक है, तुम हीट इंपुट कराओ, ठीक है, और टेम्परेचर रखो कांस्टेंट, तो उसमें क्या होगा, सारा का सारा हीट जो है इट विल बी यूज्ड इन इंक्रीजिंग एंट्रोपी। इज दैट क्लियर? और फर्क नहीं पड़ता है, देखो तीन अलग अलग मेथड से हम जा सकते हैं। जैसे मान लो तुमको एक स्टेट पे S1 है टेम्परेचर एंट्रोपी और टेम्परेचर T1 है, तुम उससे जाना चाहते हो S2 एंट्रोपी और टेम्परेचर T2 से, तुम एक पाथ में डायरेक्टली बढ़ा रहे हो, दूसरा क्या कर रहे हो, दूसरा पाथ पॉइंट सी पे जा रहे हो, जहां पर तुम टेम्परेचर सेम रखते हो T1 और टेम्परेचर S2 चले जाते हो, और C से फिर तुम D जाते हो, और या C से तुम एक काम करो, C से B चले जाओ, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने सिर्फ एंट्रोपी बढ़ाया, यहाँ पर तुमने सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, एंट्रोपी तो स्टेट फंक्शन है, तो हम कैसे भी जा ही सकते हैं ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। कोई दिक्कत है? तो मतलब एंट्रोपी के यूजेस हैं। तो जब हमें डीएस का कैलकुलेशन करना है तो हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि उससे कैलकुलेशन बड़ा आसान पड़ेगा अपने को, हम सिर्फ डीएस ही निकाल पाएंगे, और एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो इस तरह की कैलकुलेशन भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो उस केस में डीक्यू क्या होगा, उस केस में डीक्यू आ जाएगा, डीक्यू आ जाएगा टी डीएस। ये समझ में आया? क्योंकि डीएस तो F/2 है, अरे एस तो F/2 एनआर वाला कंपोनेंट है ना,
इज दैट क्लियर? तो अब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख के इंट्रोपी निकालते हैं। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हमें इंट्रोपी का चेंज निकालना है तो हम टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है? जब भी हमें टेम्परेचर ds निकालना है तो हम टेम्परेचर हमेशा क्या रखेंगे? हम टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। F/2 NR से निकाल सकते हो। रुक जाओ ना भावेश, विल टॉक अबाउट इट। अभी सब आगे सोचने लग जाते हैं, ये तो दिक्कत है। रुको यार, बहुत ज्ञान है थर्मोडायनेमिक्स में, तुम्हें मौका मिलेगा, रुको अभी। रिटर्न राइट इट डाउन फर्स्ट। गैस के लिए निकाल सकते हो, हर केस में नहीं निकाल सकते हो ना। और गैस के भी तुम सिर्फ ये निकाल सकते हो, रोटेशनल, और ये निकाल सकते हो ट्रांसलेशनल, सारे नहीं निकाल सकते तुम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के। तो अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है वो, ठीक है? कौन सा डायग्राम सिद्धेश? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम? मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम S1 T1 से S2 T2 पे जाना चाहते हो, तो तुम S1 एक क्या करो, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के सिर्फ एंट्रोपी बढ़ाओ, फिर एंट्रोपी कांस्टेंट रख के सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाओ, तो तुम यहां से यहां तक पहुंच जाओगे ना। तो ओवरऑल डेल्टा S इस पाथ का और ओवरऑल डेल्टा S इस पाथ का सेम ही होगा ना, क्योंकि एंट्रोपी तो स्टेट फंक्शन है। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो अब एंट्रोपी क्या कर रहा है, स्टेट फंक्शन होने की वजह से हमें बहुत ज्यादा फ्रीडम दे देता है कि आप कैसे भी चले जाओ। इज दैट क्लियर? तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि तुम सिस्टम को हीट दे रहे हो, और वो सिर्फ और सिर्फ एंट्रोपी बढ़ाए, टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, तो कैलकुलेशन सबसे आसान और एक्यूरेट होगा। इज दैट क्लियर? तो हम लोग करते क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के ही एंट्रोपी चेंज निकालते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है पता है? जैसे वाटर का बॉइलिंग जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, हम लोग याद है क्या बोलते थे? लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। वो एक्चुअली वो ऊष्मा जाती कहां थी? वो एंट्रोपी बढ़ाती थी, राइट? मेल्टिंग ऑफ आइस, उस पॉइंट पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है, तो वो हीट कहां जाती है? वो हीट जाती है एंट्रोपी बढ़ाने में। तो ऐसे केसेस में जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उस केस में एंट्रोपी कैलकुलेशन बेस्ट होगा, क्योंकि उस वक्त जो हीट दोगे ना, वो सिर्फ एंट्रोपी बढ़ाएगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, ठीक है? अब क्लियर है? अब अभी लिख लिया सबने? रिटन एवरीवन? एंट्रोपी की खास बात क्या है कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, तो इसलिए हम कैसे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अपने पास। अब जरा देखो ds का डेफिनेशन हमने क्या लिखा है, dq रिवर्सिबल अपॉन t। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एवरीबॉडी, यहां तक कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी, dq रिवर्सिबल अपॉन t। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये देखो, व्हेन फॉर dq इज इक्वल टू सेम, यानी तुमने सेम हीट इनपुट में दिया है, यानी हीट सप्लाइड सेम है। समझने की कोशिश करना, यदि हीट सप्लाइड सेम है, तो अब यहां क्या है, ds इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। यदि तुम सेम हीट दोगे तो लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा एंट्रोपी चेंज होगा और हायर टेम्परेचर पे कम चेंज होगा। t ds कांस्टेंट हो गया ना, ये तो इजी है ना। तो अब टेम्परेचर जब लो है, लो टेम्परेचर पे ds ज्यादा होगा और हाई टेम्परेचर पे ds कम होगा। ये क्लियर है ना? इसमें डाउट है एवरीबॉडी? ये क्लियर है या डाउट है? क्यों रिवर्सिबल क्यों बताया? क्योंकि इरिवर्सिबल में हम वापस नहीं जा सकते ना, तो मैपिंग तो कैलकुलेशन तो रिवर्सिबल से ही करते हैं, थ्योरेटिकल प्रोसेस है। और इंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों में सेम आएगा। समझ में आया श्रेयस? यदि तुम एक पॉइंट ए से बी में जाना चाहते हो, तो इंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, तुम रिवर्सिबल से जाओ या इरिवर्सिबल से जाओ, फर्क पड़ेगा क्या? सेम ही होगा। और इरिवर्सिबल पे हम वापस नहीं आ सकते, तो मैपिंग करना हमारे लिए आसान होगा, तो हम रिवर्सिबल की बात करते हैं। तो इज दैट क्लियर? एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, तो हमें बहुत लिबर्टी देता है, वो कैसे भी चले जाओ। सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इरिवर्सिबल इसलिए नहीं लिख रहे हैं।
क्लियर है? एंट्रोपी अपना स्टेट फंक्शन है, तो कैसे भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है तो चेंज सेम ही आएगा। रिवर्सिबल में डेल्टा एस टोटल 0 होता है सोनाली, यहाँ पर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है सबको? यहाँ जो हम डेल्टा एस निकाल रहे हैं वो टोटल निकाल रहे हैं या सिस्टम का निकाल रहे हैं, ये बताओ। यहाँ पर जब हम डीएस निकाल रहे हैं तो हम डेल्टा एस सिस्टम का निकाल रहे हैं, टोटल का निकाल रहे हैं? सिस्टम का निकाल रहे हैं। ये जो डीएस निकाल रहे हैं हम सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, कि सिस्टम को हीट दिए, सिस्टम को गर्म किए, ये सब सिस्टम के लिए है। और रिवर्सिबल में डेल्टा एस टोटल 0 होता है, इसमें कंफ्यूज मत होने लगना आप, क्योंकि पहले भी देखो हमने बात करी है असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंट्रोपी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंट्रोपी, डेल्टा एस टोटल को तोड़ा है, उसके बाद अंदर बात करना चालू किया हमने, राइट? तो इसमें किसी को डाउट है क्या कि ds इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t? आगे बढ़ सकते हैं? मतलब देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे तुमने 100 जूल हीट दिया 1 मोल आइस को, और 100 जूल हीट दिया 1 मोल स्टीम को, तो रैंडमनेस किसकी ज्यादा चेंज होगी, स्टीम की या आइस की? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा किसकी चेंज होगी, स्टीम की या आइस की? यदि तुमने सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया है 100 जूल, ऑब्वियसली आइस की होगी ना। एंट्रोपी बढ़ाने की इच्छा उनको ज्यादा होगी जिनकी एंट्रोपी बहुत कम है, राइट? तो वही कंसेप्ट है कि यदि dq सेम रखोगे तो ds इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t होता है, तो यदि t कम मतलब लो है टेम्परेचर तो ds ज्यादा होगा, और यदि हाई है टेम्परेचर तो ds कम होगा। मान लो वही वाटर मॉलिक्यूल अब प्लाज्मा बन गया है, ठीक है, और वो 1,00,000 केल्विन पे है, 1,00,000 केल्विन, तो उसको तुम 100 जूल हीट दोगे तो उसकी एंट्रोपी में कोई खास परिवर्तन आएगा क्या? कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसके लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। जब टेम्परेचर, मान लो टेम्परेचर इनफाइनाइट है तो एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर इनफाइनाइट है तो ds 0 होगा ऑलमोस्ट, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो लो टेम्परेचर पे ज्यादा एंट्रोपी चेंज होता है। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। हाँ, भूखे को ज्यादा खुशी मिलेगी, यू कैन थिंक दैट वे आल्सो। रिटन एवरीवन? तो अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अभी तक चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं? एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, इस बात का हम बहुत फायदा उठाने वाले हैं, कहीं से भी लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ध्यान रखना, एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है। ओके, तो अब मान लो एक ऑब्जेक्ट को हम हीट कर रहे हैं टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 तक, तो इसका एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा एस इज इक्वल टू dq बाई टी, सॉरी dq बाई टी फ्रॉम T1 टू T2। देखो एक ऑब्जेक्ट को तुमने एक स्टेट T1 से T2 पे हीट कर दिया, सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, रिवर्सिबल पाथवे से जब हम इसको लेके जाएंगे तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हैं ना जिनके टेंडिंग टू 0 है, तो हम कर सकते हैं q1 बाई T1 प्लस q1 बाई T1 प्लस डेल्टा T प्लस q, इस तरह से करते जा सकते हैं। तो अब ये dq बाई T को T1 से T2 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स के बीच में हमने इंटीग्रेट कर दिया, और यदि ये इरिवर्सिबली भी जाता है उस पॉइंट के बीच में तो फर्क क्या पड़ता है, स्टेट फंक्शन है, सेम ही होगा ना। इज दैट क्लियर? तो मैंने बोला कि स्टेट फंक्शन है ना, इस चीज का हम लोग पूरा मजा लेने वाले हैं, है ना? जैसे ये PV है, यहाँ पे T1 से T2 के बीच में जा रहा है, तो अब यहाँ पे हम इनफाइनाइट पॉइंट्स को समेशन कर लेते हैं तो हमें डेल्टा एस रिवर्सिबल मिलेगा, बट यदि इरिवर्सिबली भी जाता है तो स्टेट फंक्शन, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे देखते हैं, हम T1 से T2 पे जा रहे हैं और dq को लिख देते हैं NCM dt बाई t, तो ये क्या आएगा, NCM log T2 बाई T1, तो ये आ जाएगा इसका एंट्रोपी चेंज, यदि गैस है तो, नहीं तो यही आएगा dq बाई t, जिसको अपन लिख सकते हैं dq रिवर्सिबल अपॉन t। dq बाई dt नहीं लिखेंगे श्रेयस, मैंने बोला कि एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं ना, निकालते हैं। dt तुम टेम्परेचर चेंज करा रहे हो तो हीट क्या एंट्रोपी थोड़ी बढ़ा रहा है।
dq by dt लिख दोगे पाप हो जाएगा यहाँ पे, इनफैक्ट दैट विल बी अ क्राइम। T1 T2 टेम्परेचर चेंज हो रहा है ऑब्वियसली, बट उस प्रोसेस में हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेके जा रहे हैं ना उसको, हम इतने छोटे छोटे पॉइंट्स ले रहे हैं कि चेंज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है। रिवर्सिबल में याद है P1 प्रेशर इस तरह से चेंज होता था कि डेल्टा P टेंडिंग टू जीरो, हम रिवर्सिबली ही लेके जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? इनफाइनाइट पॉइंट से लेके जा रहे हैं उसको। इज दैट क्लियर? dt to obviously tending to zero। हमने क्या बोला था कि हम एंट्रोपी कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकालते हैं, और ये भी अब हम इसको रिवर्सिबली इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि रिवर्सिबल से जाएं या इरिवर्सिबल से जाएं स्टेट फंक्शन है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इज दैट क्लियर? श्रेयस, इज दैट क्लियर और नॉट? अरे मान लो जैसे हम 100 केल्विन से 200 केल्विन तक हीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो अब हम 100 Q by 100 कर दिया, Q upon 100.001 कर दिया, Q upon 0 इस तरह से करते गए, तो हम इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट हमने इतने छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको स्प्लिट किया है, नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने डिफाइन कर दी इनफाइनाइट, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज टेंडिंग टू जीरो है। ऐसा ही रिवर्सिबल में भी करते थे। अब ऐसा करने के बाद ये तो रिवर्सिबल पाथवे से जा रहा है, तो अब बोलोगे सर इरिवर्सिबल में कैसे होगा? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है बालक, जो रिवर्सिबल में चेंज आएगा वही इरिवर्सिबल में भी आएगा। ये हम डेल्टा सिस्टम का निकाल रहे हैं ना। इज दैट क्लियर? या ज्यादा भारी कंसेप्ट हो गया, बाउंसी कंसेप्ट? हाँ, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। अरे 100 से 200 केल्विन तक जा रहे हैं, हमने पॉइंट्स इनफाइनाइट डिफाइन कर दिए, तो हर पॉइंट पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। जैसे तुम बॉम्बे से गोवा जा रहे थे, इनफाइनाइट स्टॉपेज था, तो तुम एक्चुअली में मूव कर ही नहीं रहे थे। इज दैट क्लियर? हाँ, तो अब आएगा असली गेम का मजा। अरे क्यों नहीं समझे भाई? इनफाइनाइट पॉइंट्स डिफाइन करने का मतलब चेंज जीरो है। रिवर्सिबल में क्या करते थे? P1 से P2 के बीच में एक्सपैंड करते थे इनफाइनाइट एक्सचेंज पे, जैसे याद आ रहा है तुम्हें, उस सैंड के पार्टिकल्स एक एक करके हटाते थे, तो चेंज इन प्रेशर टेंडिंग टू जीरो नहीं होता था क्या? तो यहाँ पे भी मान लो 100 से 200 पे हीट कर रहे हैं और इनफाइनाइट स्टेज में लेके जा रहे हैं, तो dt भी कांस्टेंट होगा, dt जीरो होगा तो t कांस्टेंट ही हो गया। इतना ही कॉन्सेप्ट है। इज दैट क्लियर और नॉट? अरे भाई 100 से 200 तक लेके जा रहे हैं, तो Q by 100 करो, Q by 100.0000001 करो, फिर करो 0.0001, तो इसको इनफाइनाइट स्टेज में लेके जाओ, तो तुम Q by T हर पॉइंट पे कर रहे हो ना, क्या दिक्कत है? हर पॉइंट पे Q by T कर रहे हो। जैसे 100 से 200 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट डिफाइन किया, ठीक है, तो हर पॉइंट पे लिख रहे हैं Q by 100, Q by 100.1, Q by 100.2, Q by 100.3, Q by 100.4, Q by 100.5, Q by 100.3, हर पॉइंट पे dq by t को ऐड करते जा रहे हैं, तो ओवरऑल के लिए इंटीग्रेट कर दिया हमने, इतना ही है और कुछ नहीं। dt लिख ही नहीं सकते हम यहाँ पे, डेफिनेशन ही है कि हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकालते हैं। मैथमेटिकली इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ही है, तभी ये निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं मैथमेटिकली एंट्रोपी। नहीं चलेगा जो तुम बोल रहे हो श्रेष, दैट इज नॉट पॉसिबल। dt नहीं लिख सकते बिकॉज हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही एंट्रोपी निकाल सकते हैं। वो कंडीशंस मैंने बता दिए हैं तुम्हें कि क्यों हम कांस्टेंट टेम्परेचर कर रहे हैं। यदि हम टेम्परेचर dt लिख दे तो ds निकलेगा ही नहीं। तुम्हें इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम ऐसे समझो कि तुम dq by t करते जा रहे हो हर पॉइंट पे, dq by t हर पॉइंट पे करते जा रहे हो, बस काम खत्म। यार dt है ही नहीं यार, तुम लोग dt को लेके पागल हो गए हो। dt कहाँ लिखा है मैंने dq by t लिखा है, NCM dt by t लिखा है मैंने।
नीचे dt है ही नहीं, अपने हिसाब से इक्वेशन बना रहे हो, इसमें कोई कर सकता है क्या थोड़ी। तो मैं इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि अच्छा ये लिख लिया सबने, ठीक है, आई एक्सप्लेन, आई विल कम बैक टू यू, डोंट वरी। लिख लिया है सबने? ठीक है, तुम्हें ये ज्यादा बाउंसी लग रहा है तो देखो सीधा सा तरीका बता देता हूँ। मान लो 100 केल्विन से तुम 110 के बीच में जा रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है। तो तुम्हें हर पॉइंट पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही निकालना है, और हमारे पास कोई तरीका है ही नहीं, हमारे पास एक ही तरीका है कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, तो हम Q/100 निकालेंगे, और कोई तरीका है नहीं, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। और वो क्यों ऐसा है वो मैंने बता दिया तुम्हें। तो तुम 100 से 0.00001 जा रहे हो, प्लस इस तरह से 100.0000101 इस तरह से करते गए, और इस तरह से तुम इनफाइनाइट पॉइंट्स डिफाइन कर दिए 110 के बीच में। तो इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हें टोटल ds मिलेगा a से b के लिए, ये तो क्लियर है ना। तो इन सब का इंटीग्रेशन क्या t1 से t2 के बीच में नहीं लिख सकते हम, तो अब वैसे लिख लो, ये क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ये तो चमक रहा होगा ना, ये भी नहीं चमका। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, यदि उसमें कंफ्यूजन है तुम्हें तो ऐसे लिख लो फिर। वो जो पहले मेथड बताया था ना वो ज्यादा सही था। टेम्परेचर कांस्टेंट उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और ओवरऑल प्रोसेस के लिए तो चेंज होगा ही ना, बट वो चेंज की मैपिंग हम कैलकुलेट करने के लिए उसको इनफाइनाइट स्टेज पे लेके जा रहे हैं, इसीलिए लेके जा रहे हैं बिकॉज अपने पास कोई और रास्ता ही नहीं है। ठीक है, हमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही कैलकुलेट करना है, तभी हम एंट्रोपी निकाल सकते हैं। तो उसके कैलकुलेशन के लिए हमने रिवर्सिबल डिफाइन कर दिया था डायरेक्टली ऊपर जो लिखा था, और तुम्हें वो नहीं समझ में आया इसलिए मैंने ऐसे बता दिया। बट पुराना वाला मेथड ज्यादा बेहतर है। टी एट जिन स्टेजेस पे हम इनको लेके जा रहे हैं ना, उन हर स्टेज पे टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, यानी हमने हर स्टेज पे टेम्परेचर की एंट्रोपी की जो कैलकुलेशन करी है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही करी है, बट हमने स्टेजेस इनफाइनाइट डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकली कितना अच्छा खेल चल रहा है यहाँ पे। यही चीज मैंने उसको ऊपर समझाया था तुम्हें, और फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। पुराना मेथड समझा दो, अरे भैया ये मेथड समझ लो, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है, एक्चुअली टाइम वेस्ट काफी हो जाता है। सेम ही चीज किया है मैंने दोनों जगह पे, अलग अलग कुछ नहीं किया है। ठीक है, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, I'm just attending it. In the meantime, please write it down. क्या पूछना चाह रहे हो, मतलब हर dq/t तो ds आया, ऐसा ही है और कुछ नहीं। अच्छा, और किसी को डाउट है? अरे तुम्हें समझ में आ रहा है दुविधा हमारे पास क्या थी और उसको हमने कैसे रिजॉल्व करी? दुविधा ये थी बालको कि हम एक पॉइंट से जाना चाहते थे दूसरे पॉइंट पे, लेकिन हम टेम्परेचर dt ले ही नहीं सकते क्योंकि ds कैलकुलेट ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो अब एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, तो हम यदि इरिवर्सिबल पाथवे से भी जाते हैं तो हम इसको रिवर्सिबल के बराबर लिख सकते हैं। और अब हर इसके a और b के बीच में इनफाइनाइट कांस्टेंट टेम्परेचर हमने डिफाइन कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, ये वाला इंटरवल को जीरो टेंडिंग मान लिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया, तो हर पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट ही रह गया और हमने इस तरह से निकाल लिया। अभी भी क्लियर है या नहीं है? सेम ही चीज है, दोनों मेथड अलग अलग नहीं बताया मैंने, दोनों सेम ही मेथड, दोनों अलग अलग मेथड है क्या?
यहाँ तुम्हें मैथमेटिकली लिख के दिखा दिया और वहां ग्राफिकली बता दिया था। Everybody, is it clear now? Can we proceed further? अब ये बात चमक रहा है ना या नहीं चमक रहा है? देखो थ्योरेटिकली थर्मोडायनामिक्स का जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ना थ्योरेटिकली, वो सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज थ्योरेटिकली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें कंफ्यूजन होता है, लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है, बट मैंने कोशिश करी है तुम्हें चमकाने की। पता नहीं कितना चमक रहा है। डन। आगे बढ़े। Okay. So basically the definition we have come across, dq system is equal to integral dq reversible upon t. We can take limits t1 to t2, right? Fine. अब जरा सोचो, यदि तुम्हें सिस्टम की इंट्रोपी निकालनी है s t केल्विन पे, मैंने बताया था ना कि इंट्रोपी निकाल नहीं सकते। यदि तुम्हें इंट्रोपी निकालनी है सिस्टम की t केल्विन पे, तो तुम क्या करोगे बताओ? तुम्हें नहीं लगता है तुम इसको हीट करोगे 0 से लेकर के t केल्विन तक और फिर लिख दोगे इंटीग्रल dq by t? ये समझ में आया? मान लो तुम्हें इसका 300 केल्विन पे एंट्रोपी निकालना है, तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे? एवरीडी, 300 केल्विन पे एंट्रोपी निकालना है तो कैसे निकालोगे? हीट करोगे कहां से कहां तक? 0 से लेकर 300 केल्विन तक। इज दैट क्लियर? 0 से 300 केल्विन तक हीट करोगे। तो अब इस केस में तुम 0 से कोई भी टेम्परेचर ले लो t केल्विन, तो वहां तक हीट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करने पे क्या दिक्कतें आ रही हैं कुछ? देखो 0 to t है यहाँ पे क्या, n cm dt अपॉन t, ठीक है, n cm dt अपॉन t। तो अब आएगा क्या, n cm log t अपॉन 0, जो कि डिफाइंड ही नहीं, जो कि अनडिफाइंड। तो अब निकलेगा कैसे? So you cannot calculate s, you can calculate ds, right? Yeah, f by 2 nr represents entropy in certain processes like this, ठीक है? ओके, केम भी ऑफलाइन, अरे वो तो अपन डिसाइड नहीं करते यार। रिटर्न एवरीवन। देखो थर्मोडायनामिक्स थ्योरेटिकली थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक वाकई है, बट यार चैलेंज इसमें ही है, जो चीज इजी है उसको सब पढ़ लेंगे ना, तुम्हारी रैंक कहां से आएगी, है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया वहां से खेलो, वहां जाके जीतो, है ना? बांग्लादेश जिम्बाब्वे से खेलते रहोगे हमेशा। है कि नहीं? जो चीज डिफिकल्ट है उसमें आपको करना है ना। अच्छा, जो चीज इजी है उसको तो सभी कर लेंगे। तो चैलेंज तो यही है ना कि जो चीज डिफिकल्ट है उसको हम अच्छा करें। ओके फाइन, सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर, राइट? एस और डीएस वाली बात क्लियर हो गई ना सबको, या इसमें किसी को डाउट है? ओके फाइन, तो थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। देखो एंट्रोपी चेंज फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास H2O लिक्विड है
और वो कन्वर्ट हो गया H2 गैस में। अब इसके कितने भी मोल्स हो सकते हैं, n ले लिया हमने, n मोल्स, ठीक है। तो इसका भी ds कैसे निकालोगे इस प्रोसेस में, डेल्टा एस सिस्टम कैसे निकालोगे बताओ। मान लो ये क्लोज कंटेनर में कर रहे हो तो रिवर्सिबल हो जाएगा, क्लोज कंटेनर में रिवर्सिबल हो जाएगा, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या आएगा तुम्हारा, n इंटू मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर, और डेल्टा एस सराउंडिंग क्या आएगा इसका जस्ट माइनस, क्योंकि ये इक्विलिब्रिया पे रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना ये, और डेल्टा एस टोटल 0। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अरे हमने ये सीखा है ना कि डी एस इज डी क्यू अपॉन टी। तो यदि डेल्टा इज वेपराइजेशन, मोलर इंथैल्पी है वेपराइजेशन का, मोलर इंथैल्पी, ठीक है। तो अब यहाँ टोटल हीट n इंटू मोलर एंथैल्पी वेपराइजेशन आ गया, 10 मोल एवापोरेट किया तो टोटल हीट 10 इंटू लगा ना, ठीक है। डेल्टा एच इज द हीट, डेल्टा एच कहां से है, डेल्टा एच तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, हम तो एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो हीट क्या है, हीट, अरे जैसे 1 मोल को वेपराइज करने के लिए हीट तुम्हें लगता है लेट से 100, तो 10 के लिए 10 इंटू 100 लगेगा। डेल्टा एच कहां से आया, वो डेफिनेशन है, हीट है। तुम dq अपॉन टी की जगह, dq क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, एंथैल्पी 1 मोल को एवापोरेट करने के लिए जो लगता है उसका 10 गुना, यदि 10 मोल है तो। क्लियर एवरीबॉडी और नॉट? हाँ है ना। अरे वही फॉर्मूला यूज किया है, डेल्टा एस इक्वल टू डीक्यू बाई टी, और कुछ नया नहीं है यहाँ पे। अच्छा मान लो यदि मैं सॉलिड से लिक्विड लिखता तो यहाँ क्या करते, एस टी इज इक्वल टू 0, एस टोटल 0 कैसे होगा, क्योंकि रिवर्सिबल है ना प्रोसेस। एस टी इज इक्वल टू 0 क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्लोज कंटेनर में कर रहे हैं हम, दिस इज डन इन अ क्लोज्ड कंटेनर, दैट्स व्हाई। क्लियर एवरीबॉडी? किसी को डाउट है? अच्छा यदि ऐसा कुछ होता है, मान लो लिक्विड से सॉलिड, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, आइस से वाटर, तो हम क्या लिखते हैं वहां पे, एन डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी, इज दैट क्लियर? यदि सॉलिड से लिक्विड होता तो हम क्या लिखते हैं, एन डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी, ठीक है। ये लिख लिया सबने? हाँ, टी फ्यूजन कांस्टेंट ही होगा ना, टी तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फेज चेंज पे हमेशा कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, क्योंकि वहां पे सिर्फ इंट्रोपी चेंज होता है। डन एवरीवन, कैन वी प्रोसीड फर्दर? तो सिमिलरली एक जनरल फेज ट्रांजिशन हो रहा है, कोई भी जनरल फेज ट्रांजिशन, कोई भी जनरल फेज ट्रांजिशन की अपन बात करें तो उसमें डेल्टा एस अपन कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस निकालेंगे n इंटू एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन अपॉन टेम्परेचर ऑफ फेज ट्रांजिशन, ठीक है। ये क्या है, मोलर एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फेज ट्रांजिशन अपॉन जो उसका टेम्परेचर होगा। ये तो जनरल हो गया। देखो अब ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, डोंट ट्रीट इट एज अ सेपरेट फॉर्मूला। एंट्रोपी के लिए आपने अब तक एक ही फॉर्मूला पढ़ा है कि डेल्टा एस इज क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला हमने एंट्रोपी के लिए पढ़ा नहीं है। आर वी गाइस क्लियर ऑन दिस? अभी तक सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है। राइट डाउन।
बहुत हैवी, थियोरेटिकली थोड़ा हैवी है, दुनियादारी में बहुत कुछ बात की है। तुम्हें कहानी सुनने में तो मजा आया था, राइट? कि यार एक बिग बैंग हुआ, एक बच्चा था, एक साइंटिस्ट था जो एक साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहा था। कहानियां तो आसान होती है, राइट? उसके बाद थ्योरी बनाई जाती है, उस पर कैलकुलेशन किया जाता है, वहां थोड़ा मुश्किलें आती हैं। बट दिस इज हाउ साइंस इज बिल्ट, आपको यही पता है, प्रोसेस चलता आ रहा है। अरे तो हर जगह मजा थोड़ी आएगा, टीचर का काम है तुमको कहानी में मजा दिला सकता है ताकि थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो। बाकी आया कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन है ना, उसमें तो तुम्हारा, अब तुम्हारा आईक्यू आता है, उतना मजा दिलाया, आगे का तुम खुद डिराइव करो ना मैथमेटिकली, उसमें क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। कोशिश किया कि तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाए, नहीं तो एंट्रोपी वैसे लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। इतिहास जान के क्या करोगे, इतिहास के बाद ही आती है ना बाकी सारी चीजें। रिटर्न एवरीवन, ओके फाइन। अच्छा, जनरल प्रोसेस है, मान लो जैसे तुम्हारे पास है H2O लिक्विड, इक्विलिब्रिया विथ H2O गैस, इक्विलिब्रिया लिखा है, ठीक है, क्लोज कंटेनर में, इन अ क्लोज्ड कंटेनर एट 373 केल्विन, ये रिएक्शन हो रही है क्लोज कंटेनर के अंदर। तो इसके लिए बता सकते हो डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा? ये तो जनरल केस है। डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, और डेल्टा एस टोटल क्या होगा? डेल्टा एस टोटल जीरो होगा, राइट? सिस्टम ग्रेटर देन जीरो सराउंडिंग। तो इस तरह के बेसिक सवाल तो आप आंसर कर ही सकते हैं ना, ठीक है? कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ए से बी का एंट्रोपी चेंज सपोज है 50, ठीक है, ए से सी का 30 है, सी से डी का 10 है, तो डी से बी का डेल्टा एस क्या होगा, बता सकते हो? ऑब्वियसली बता सकते हो, 10 होगा ना, ये समझ में आया सबको 10, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। तो डेल्टा एस ए टू बी विल बी इक्वल टू डेल्टा एस ए टू सी प्लस सी टू डी प्लस डेल्टा एस डी टू बी। ये तो आसान है, ये कर ही सकते हो। तो 50 इज इक्वल टू 30 प्लस 10 प्लस इसको x मान लो, x के लिए सॉल्व कर लो, x तुम्हारा 10 आ जाएगा। तो एंट्रोपी यहां तक दिक्कत नहीं है, अभी तुमको इसमें इसमें मजा आना चाहिए, ठीक है? दिस इज an important part of thermodynamics. It is difficult indeed, theoretically it is difficult. डेल्टा एच इज लेटेंट हीट नहीं है, इट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट वाला टर्म फिजिक्स में यूज करते हैं, केमिस्ट्री में यूज नहीं करते लेटेंट हीट, यहाँ एंथैल्पी डिफाइन करते हैं। एस की यूनिट क्या है? जूल पर केल्विन, ऑब्वियसली ऐसा यूनिट जूल पर केल्विन होगा ना, क्यू बाई टी है। यदि पर मोल डिफाइन कर रहे हो तो जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। ये लिख लिया सबने? ओके, रेडी नो। ओके, डन एवरीवन? ओके फाइन। अब जरा समझो हमने सीखा क्या क्या है अभी तक। सबसे पहले तो यूनिट डिसाइड कर लेते हैं। यूनिट क्या होगा इसका बताओ? dq बाई टी है तो क्या होगा यूनिट? जूल पर केल्विन, ठीक है? यदि तुम पर मोल डिफाइन करोगे
एक मोल के लिए डिफाइन करोगे तो जूल, बट नॉर्मली पर मोल डिफाइन नहीं करते, पर केल्विन पर मोल हो जाएगा, ठीक है, बट जनरल यूनिट जूल पर केल्विन ही है। तो एवरीबॉडी आगे बढ़े या रिवाइज करें, व्हाट डू यू सजेस्ट? रिवाइज, तो ठीक है आज रिवाइज कर लेते हैं। देखो आज हमने पढ़ा क्या है, लेट अस टेक अ रिवीजन ऑफ ऑल दैट। देखो आज हमने पढ़ा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है, यानी डेल्टा एस सिस्टम जो है उसका मॉड इट इज इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये वाला क्लियर है ना सबको? और इरिवर्सिबल के अंदर ये दोनों इक्वल नहीं होते, राइट? डेल्टा एस सिस्टम इज नॉट इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग, यहाँ पे असिमेट्रिकल होता है। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? क्लियर है या नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, फाइन, क्लियर है। तो हम आगे यदि बढ़े इसके आगे, तो इसके आगे की बातें हमने क्या करी? हमने सीखा है कि कोई भी प्रोसेस यदि अपने आप होता है तो उसके रीजन ये है कि एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ती है, राइट? कोई भी प्रोसेस यदि अपने आप होता है तो उसके पीछे का रीजन ये होता है कि एंट्रोपी जो है वो यूनिवर्स की बढ़नी चाहिए। आई थिंक वी आर ऑल क्लियर ऑन दिस, राइट? हम लोग इस बात पे तो क्लियर है ना? ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट चीज ये है कि अब डीएस निकालेंगे कैसे? तो डेल्टा एस निकालते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये सबको समझ में आया था? डेल्टा एक्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकालते क्यों है? क्योंकि और हमारे पास कोई तरीका है नहीं। तो अब ये डेल्टा एस डी क्यू बाई टी हो गया, ठीक है? ठीक है, दूसरी चीज डेल्टा एस निकाल सकते हैं, इसका कैलकुलेशन पॉसिबल है, कैलकुलेशन पॉसिबल है, एस का कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, राइट? इसका कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। ये क्लियर हो गया? तो इसके अलावा हमने आज कुछ पढ़ा है क्या? डू यू थिंक वी हैव रेड एनीथिंग मोर देन दिस? इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ, ये बात करिए कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन उसकी प्रॉपर्टीज हमने यूज कर ली अलग अलग जगह पे, बट वो तो जनरल पॉइंट है। तो इसमें किसी को डाउट है? देखो बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, यदि तुम्हें रिवाइज करना पड़े कि क्या पढ़ा है हमने तो इट इज वेरी सिंपल। there is just one formula that we have learned, that is ds is dq upon t, and there is one thing which is very obvious कि हम constant temperature पे ही एंट्रोपी निकालते हैं। we cannot calculate temperature entropy in a process in which the temperature is varying. Is that clear everyone? अच्छा, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। देखो एंट्रोपी ऑल्दो एक डिफिकल्ट टॉपिक होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, बट इसको तुम छोड़ नहीं सकते हो। कुछ चीजें होते हैं बच्चे की, यार ये टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है हमको, इसको छोड़ देंगे, यहां पर आप नहीं छोड़ सकते, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? कैन यू रिपीट द कंपैरिजन बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट? डायमंड और ग्रेफाइट में क्या कंपैरिजन चाहते हो तुम? ऑन दैट स्लाइड इटसेल्फ, यही है कि स्लाइड इटसेल्फ बड़ा पीछे जाना पड़ेगा अपने को। ये डायमंड और ग्रेफाइट में ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और लेयर्ड स्ट्रक्चर के कारण इसके अंदर पॉसिबल मूवमेंट ज्यादा है, और पॉसिबल मूवमेंट ज्यादा है तो एंट्रोपी ज्यादा है, और जिसकी एंट्रोपी ज्यादा है वो ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, ज्यादा स्टेबल है, ठीक है सिद्धेश? यही बात हमने करी थी। इज दैट क्लियर? ओके, तो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द होमवर्क व्हिच और किसी को कोई डाउट है? देखो इसको इसलिए तुम नहीं छोड़ सकते क्योंकि एंट्रोपी और थर्मोडायनामिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट इट इज लिटिल डिफिकल्ट। यहाँ पे बच्चों को चैलेंजेस आते हैं समझने में, बट हमें चैलेंज एक्सेप्ट करना है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? तो ऐसा आज का जो हमने लेक्चर में सीखा है, आई डोंट थिंक देयर इज मच दैट वी हैव सीन।
यही 2-3 फॉर्मूले ही हैं. इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला देयर इज नॉट मच दैट यू नीड टू कवर, राइट. आपको जो होमवर्क है, दिस इज एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन 29 से लेकर के 33 तक. ठीक है एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर के 33 तक. और हाँ, 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे, याद है तुम्हें? क्वेश्चन 14 और 28 को भी कर लेना. दो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए ना. ठीक है, तो अब थर्मोडायनेमिक्स में मजा आ ही रहा होगा तुम लोगों को. We need to enjoy this. We don't have any other option. ठीक है, तो देखो ज्यादा कुछ नहीं है आज की क्लास में. थोड़ा सा जो तुम्हें ध्यान देना है वो यही है कि इंट्रोपी का चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव लर्न टुडे इज दिस. entropy is calculated at constant temperature, so that is why ds is dq by t. यदि आप t1 से t2 के बीच में जाना चाहते हैं तो आप इंटीग्रेट कीजिए t1 से t2 के बीच में. रिवर्सिबल पाथवे और इरिवर्सिबल पाथवे पे सेम आएगा. क्यों? क्योंकि इंट्रोपी स्टेट फंक्शन है. तो ये प्रॉपर्टी हम बार बार यूज करने वाले हैं कि इंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन. सो वी कैन ईदर चूज अ रिवर्सिबल पाथ और एन इरिवर्सिबल वन. इरिवर्सिबल इसलिए चूज नहीं करते क्योंकि उसके थ्रू जा नहीं सकते. रिवर्सिबल पे ही कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, एंड दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड. और अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं. So this is the most important thing that we have learned in today's lecture. ठीक है, ये आप भूलना नहीं. dq upon t, temperature is always calculated, मतलब entropy is always calculated at constant temperature. चलो ठीक है, goodbye. We'll meet in the next class.